नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए क्लास ये आपकी यूज़फुल होने वाली है। हम इकोनॉमिक्स विषय का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें टॉपिक वार अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, 5-7 क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं काफ़ी मेन टॉपिक पे, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसी कड़ी में आज हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, मांग का नियम, है ना, पूर्ति का नियम और आपका क्या मुद्रा की माप, है ना। मुद्रा की माप, मांग का नियम, पूर्ति का नियम, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है दोस्तों ये। ठीक, काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है। इससे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसका अध्ययन कराया जा रहा है। मांग का नियम, पूर्ति का नियम से आप बोलोगे क्वेश्चन नहीं आता। मैं मानता हूं मांग के नियम और पूर्ति के नियम के क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन गिफिन गुड्स तो पूछेगा। ठीक है, और अगर आप मांग और पूर्ति पढ़ लोगे तो आपको इन्फ्लेशन समझने में आसानी होगी। तो जो चीजें हमको आगे की क्लास को समझने में आसानी हो या आसान करे, तो उस चीजों को पढ़ना तो जरूरी है। और मैं ये सोचता हूं कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका कम से कम बेस क्लियर हो। ऐसा नहीं कि रटे और चल गए, भूल गए, बाद में कोई मतलब नहीं। तो ऐसा पढ़ो कि एक बार में वो चीज क्लियर हो जाए और आपको दोबारा वो चीज पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मांग का नियम काफी ये सुने होंगे, है ना, मांग का नियम, पूर्ति का नियम, गिफिन गुड्स। तो मैं एक चीज बता दूं कि जब आप इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको मार्केट समझ में आने लगेगा, आपको अर्थव्यवस्था समझ में आने लगेगी, आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था किधर से किधर मुड़ रही है, किस दिशा की ओर जा रही है। अब कोई बोलेगा भाई महंगाई बढ़ रही है, तो आप क्या बोल दोगे, सरकार महंगाई बढ़ा रही। पर ऐसा नहीं है कि सरकार महंगाई बढ़ाती है। ठीक है, उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, सब कारण आते हैं। किसी चीज का मूल्य कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है ये भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए, अपने को काफी अच्छा पढ़ना है, इसीलिए अपन क्या है, बेस को पहले पढ़ते हैं। और मैं अपनी क्लास में यही बोलता हूं दोस्तों कि अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो हो सके कि आप अच्छा पढ़ लो, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप सीखने के लिए पढ़ो। जब आप किसी चीज को सीखने के लिए करते हो, सीखने के लिए पढ़ते हो, सीखने के लिए समझते हो, तो क्या होता है, उस पर आपका ध्यान बहुत ज्यादा केंद्रित होता है और आप उसको दोबारा भूलते नहीं हो। क्योंकि कई चीजें हमने जो सीखी है, समझी है, वो आज तक हम नहीं भूले हैं। ठीक है, और याद की हुई चीजें भूल जाती है। तो कभी भी ना जानने के लिए पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो। आपकी उत्सुकता, आपकी क्यूरियोसिटी आपको बहुत आगे लेके जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं मांग का नियम। मांग का नियम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। आपको पता है, मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूं कि जो लिखा है वही पढ़ना है। मांग मतलब क्या होता है, डिमांड। डिमांड मतलब ये बोल सकते हो मांगा जाना, किसी चीज को मांगा जाना। ठीक है, तो ये मांग का नियम अर्थव्यवस्था पे कहां काम करता है, इसको देखते हैं। मांग का नियम वस्तु का मूल्य तथा उसकी मांगे जाने वाली मात्राओं के बीच विपरीत संबंध को बताता है। सरल शब्दों में, किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो जाने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, जबकि वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर उसकी मांग कम हो जाती है। यदि अन्य बातें स्थिर रहती है, इसका अर्थ यह है कि मांग का नियम यह बताता है कि यदि वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो उसकी मांग घट जाती है, और वस्तु का मूल्य घट जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। चलिए, पढ़ तो लिए, पढ़ लिए, अब क्या है भाई, ये चीज जो कॉमर्स वाले नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े, उनको तकलीफ होती है। इसमें बोल रहा है कि जो ग्राहक है ना, ग्राहक
जो आपका ग्राहक है वो क्या करता है, मांग करता है, मांग करता है, ठीक है। और जब वो मांग ठीक है अधिक करता है तो क्या होगा, मूल्य बढ़ जाएगा। मांग कम करेगा तो मूल्य घट जाएगा, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से समझाता हूं, ठीक। अगर आप देखो, मांग का नियम वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगे जाने वाली मात्राओं के बीच विपरीत संबंध को बताता है। वस्तु के मूल्य और उसके डिमांड के बीच विपरीत संबंध होता है, ठीक है। मूल्य गिरेगा, डिमांड बढ़ेगी, है ना। मूल्य बढ़ेगा, डिमांड गिरेगी, विपरीत संबंध। यहां आप देखिए, वस्तु के मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी इज इनवर्स, है ना, मतलब विपरीत संबंध। व्हेन द प्राइस गोज अप, अगर मूल्य बढ़ेगा तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, है ना। व्हेन द प्राइस गोज डाउन, तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। अब मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। बेस्ट उदाहरण, हमारे यहां टमाटर, ये इसको उदाहरण पे ले लेते हैं, टमाटर, ठीक है। अभी टमाटर आ नहीं रहा है, अभी टमाटर आ नहीं रहा है, और टमाटर चाहिए सबको, तो टमाटर का मूल्य बढ़ रहा है ना। टमाटर का मूल्य बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि टमाटर की सप्लाई नहीं है, ये भी एक कारण है, ठीक है। पर यहां बोलता है अगर सभी स्थिति समान रहे तब, ये तो सामान्य स्थिति नहीं है, स्थिति सामान्य रहे तब, स्थिति सामान्य रहे तब अगर कोई वस्तु सस्ती होती है तो उसको लोग अधिक खरीदते हैं, और वही वस्तु अगर महंगी हो जाती है तो लोग उसको कम खरीदते हैं, ठीक है। अब अभी अगर टमाटर का नियम को बोलोगे तो भैया वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सप्लाई नहीं है। अगर मान लो सब चीज बराबर है, सब चीज बराबर है, सब चीज सामान्य है, तो वस्तु का मूल्य बढ़ा दो, लोग उसको नहीं खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि महंगी हो गई, किसी दूसरे चीज को खरीदेंगे। और उसी वस्तु का मूल्य घटा दो तो लोग उसको खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि ये सस्ती हो गई, क्योंकि ये सस्ती हो गई। अब मान लो बाजार में समोसा कितना है, समोसा है 20 रुपए, 20 रुपए क्या है, प्लेट है। बाजार में समोसा 20 रुपए प्लेट है, तब समोसा कितना प्लेट बिकता है, 100 प्लेट बिकता है, ठीक है। और यही समोसे को, है ना, यही समोसे को आप क्या करो, समोसा 10 रुपए प्लेट कर दो, 10 रुपए प्लेट कर दो, तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा बिकेगा, हां ज्यादा बिकेगा, ये 200 प्लेट बिकना चालू हो जाएगा। अगर समोसा 10 रुपए हुआ तो ये 200 प्लेट बिकना चालू हो जाएगा। अब मान लो समोसा 30 रुपए प्लेट कर दो, समोसा 30 रुपए प्लेट कर दो, तब क्या ये 200 प्लेट बिकेगा, नहीं, अब ये केवल 50 प्लेट बिकेगा, अब ये केवल 50 प्लेट बिकेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो उसकी मांग कम हो रही है, वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो उसकी खरीदी, उसकी मांग कम हो रही है, और वस्तु का मूल्य गिर रहा है तो उसकी खरीदी, उसकी मांग बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, एक सामान्य भाषा में बोलता हूं, अभी सोना 60,000 रुपए है, अगर दन्न से सोना 40,000 रुपए आ गया तो सब लोग खरीदने चल जाएंगे, जाएंगे कि नहीं। और सोना 60,000 से 90,000 हो गया तो जो और खरीदने वाले थे उन लोग नहीं खरीदेंगे। तो मांग का नियम का, मांग के नियम का प्रतिनिधित्व करता है क्रेता ग्राहक, मांग के नियम का प्रतिनिधित्व करता है क्रेता ग्राहक। और क्रेता और ग्राहक ये सोचता है कि अगर कोई वस्तु सस्ती हो रही है तो उसको खरीदो, क्योंकि क्या पता बाद में महंगी हो जाए। तो हमेशा अगर वस्तु का मूल्य गिरेगा, वस्तु का मूल्य गिरेगा तो उसकी खरीदी, उसकी मांग बढ़ जाएगी, और वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी खरीदी, उसकी मांग गिर जाएगी। यही मांग का नियम है, जो मूल्य और मांगे जाने वाली मात्रा पे विपरीत संबंध को दर्शाता है। यहां लिखो, मांग का नियम वस्तु का मूल्य और उसकी मांगे जाने वाली मात्रा, मतलब बिकने वाली मात्रा को विपरीत संबंध, रिवर्स संबंध को दर्शाता है। अगर मूल्य कम हो गया तो मांग बढ़ जाएगी, है ना, और मूल्य बढ़ गया तो मांग
कम हो जाएगी। ठीक है, यही चीज यहां पे लिखा है। अब देख लो, वही चीज बता रहा है, अगर प्राइस बढ़ेगा, समोसे का मूल्य बढ़ जाएगा तो लोग समोसा नहीं खाएंगे, कम कर देंगे, और समोसे का मूल्य घटेगा तो लोग समोसा ज्यादा खाना चालू कर देंगे। वही चीज यहां बता रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको मांग का नियम समझ में आ गया होगा। मांग के नियम से यह चीज पूछता है कि मांग के नियम का प्रतिनिधित्व कौन करता है। मांग के नियम का प्रतिनिधित्व करता है क्रेता, ग्राहक। ठीक है, यह पूछता है मांग के नियम के अनुसार वस्तु के मूल्य और डिमांड में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। अब अपने टॉपिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, गिफिन गुड्स। क्या, गिफिन गुड्स। ये मांग के नियम का अपवाद है जी, मांग का नियम इसमें लागू नहीं होता। मांग का नियम गिफिन गुड्स में लागू नहीं होता। रेलवे में भर भर के क्वेश्चन पूछता है गिफिन गुड्स क्या होते हैं, बहुत से एग्जाम में पूछता है गिफिन गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए गिफिन गुड्स देख लेते हैं। ऐसी वस्तु जिसकी कीमत में वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में भी वृद्धि हो जाए, है ना। कीमत में वृद्धि होने से वो चीज और ज्यादा बिकने लगे, कीमत में वृद्धि होने से वो चीज और ज्यादा बिकने लगे। ठीक है, और कीमत कमी होने से वो चीज कम बिकने लगे, तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं, गिफिन गुड्स। अर्थशास्त्र की भाषा में बोलते हैं इसको निम्न या घटिया किस्म की वस्तुओं को गिफिन गुड्स कहा जाता है। निम्न या घटिया किस्म की वस्तुओं को गिफिन गुड्स कहा जाता है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है वो वस्तु घटिया होती है, उसको घटिया इसलिए बोल दिया गया है क्योंकि उसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग का नियम आपको क्या बोला दोस्तों, अगर मूल्य घटेगा तो चीजें बहुत बिकेगी, अगर मूल्य बढ़ेगा तो चीजें घट जाएगी। ठीक है, लेकिन गिफिन गुड्स में क्या बोलता है, मूल्य बढ़ेगा तो चीजें और बिकेगी और मूल्य घटेगा तो चीजें और कम बिकना चालू हो जाएगी, है ना। तो गिफिन गुड्स ऐसी वस्तु है जिसपे मांग का नियम लागू नहीं होता, है ना। इन वस्तुओं का उल्लेख सबसे पहले रॉबर्ट गिफिन ने, किसने किया था, रॉबर्ट गिफिन ने किया था। रॉबर्ट गिफिन ने 19वीं शताब्दी में रोटी का उदाहरण देते हुए बताया था कि रोटी की कीमत में वृद्धि होने पर गरीब मजदूर के साधन इतने कम हो जाते हैं कि वे मांस के उपयोग में कटौती के लिए विवश हो जाते हैं, लेकिन अभी भी रोटी अपेक्षा सस्ती है। अतः रोटी की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी ना होते हुए उसकी बिक्री में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, है ना। घटिया वस्तुओं के इस चित्रण को गिफिन विरोधाभास कहते हैं। इनके आदत व्यवहार के कारण इनको घटिया वस्तु कहा गया। और गिफिन वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जिनका सभी लोग उपयोग करते हैं, लगभग वो अनिवार्य होती है। ठीक है, लगभग वो अनिवार्य होती है। इसको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं आपको। इसके विपरीत यदि रोटी की कीमत में कमी होती तो व्यक्ति रोटी के स्थान पर अच्छी खाद्य वस्तुएं खाएंगे। ऐसे में गिफिन वस्तु रोटी की मांग पहले से कम हो जाएगी। ठीक है, अभी एक बार देख लो, मांग का नियम पढ़े, अगर मूल्य बढ़ेगा तो बिक्री घट जाएगी, मांग कम हो जाएगी, मूल्य घटेगा तो बिक्री बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन गिफिन वस्तुएं क्या बोलती है, गिफिन गुड्स क्या बोलते हैं, गिफिन गुड्स बोलते हैं अगर मूल्य बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगी। क्या होगी, मांग भी बढ़ेगी, है ना। मांग भी क्या होगी, राइज होगी, बढ़ेगी। अगर मूल्य घटेगा, है ना, मूल्य घटेगा तो मांग भी क्या हो जाएगी, मांग भी घट जाएगी। ये कौन बोलता है, गिफिन गुड्स। और इसमें रोटी और मांस का उदाहरण दिया है। अब मैं बहुत अच्छे से आपको एक पिक्चर से समझाता हूं। ठीक है, गिफिन गुड्स बजट कितना है, 100 रुपए है। ठीक है, अगर एक फैमिली का बजट 100 रुपए है तो वो क्या करता है, देखिए, अगर एक फैमिली का बजट 100 रुपए है तो वो 100 रुपए में 10 रोटी खरीदता है। ठीक है, 10 रोटी खरीदता है और 50 रुपए का ब्रेड खरीदता है। ठीक है, मालूम, एक रोटी 10 रुपए की है। ठीक है, 100 रुपए आपका बजट है, 100 रुपए बजट है, तो 10 रोटी, है ना, 10 रुपए की, हाँ, ब्रेड ही ले लो, 10 रुपए का एक ब्रेड है। एक परिवार का बजट बता रहा है गिफिन वस्तुओं में, 100 रुपए उसका खाने का बजट है। ठीक है, इसमें से
आपका 10 रुपए का ब्रेड है और 50 रुपए का क्या है, मांस का टुकड़ा है, तो वो क्या करेगा, 10 रुपए के 5 ब्रेड लेगा और 50 रुपए का एक मांस लेगा। सामान्य रहने पे 100 रुपए का ये खाना है। एक परिवार है, गिफिन वस्तुओं को बता रहे हैं ना, एक परिवार है, अगर बजट 100 पेंस है ना, 100 पेंस बजट है जिसमें 50 रुपए का वो ब्रेड लेता है और 50 रुपए का मांस लेता है, ठीक है। फैमिली बाइज 5 लोस ऑफ ब्रेड एंड 1 ज्वाइंट ऑफ मीट पर वीक, हर वीक एक सप्ताह का खर्चा है, ठीक। अब क्या होता है, अब कीमत बढ़ जाती है, किसकी, ब्रेड की। अब कीमत बढ़ जाती है ब्रेड की। अभी भी बजट कितना है, 100 रुपए है, कीमत कितनी हो गई ब्रेड की, 10 की बजाय 15 रुपए में ये कितना ब्रेड ले लेगा, 6, तो 15 छीक 90 ब्रेड ले लेगा और मांस नहीं लेगा। तो भैया ये देखो, यहां 10 रुपए का ब्रेड था तो 5 पीस ब्रेड खरीदता था और 15 रुपए का ब्रेड हुआ तो 6 पीस खरीदने लगा। क्यों, क्योंकि अगर मांस खरीदेगा ना तो ब्रेड नहीं खरीद पाएगा और उसके परिवार का पेट नहीं भरेगा। सेम कोरोना में क्या हुआ, आटा जो था 120 रुपए का 5 किलो का पैकेट आता था। अब क्या हुआ, कोरोना में आटा नहीं मिलेगा करके 150 रुपए का हुआ, तो और सब लोग खरीद लिए, क्या कि भविष्य में आटा ना मिले, क्या पता 200 रुपए का हुआ तो और ज्यादा खरीदे। क्यों, क्या पता आटा बनना ही बंद हो जाए, कोरोना चल रहा है, सब छुट्टी है, प्लांट बंद है। तो भैया क्या होता है, गिफिन गुड्स में अगर मांग बढ़ती है तो उसकी बिक्री और बढ़ जाती है। क्यों, क्या पता ना मिले, है ना, मांग बढ़ती है तो उसकी बिक्री और बढ़ जाती है, मूल्य बढ़ता है तो उसकी बिक्री और बढ़ जाती है। यह सोच के क्या पता भविष्य में ना मिले। जो आपने कोरोना में देखा, कोरोना में है ना, जो आदमी डोलो 650 5 ठोक खरीदता था, उसको पता चला कि भैया डोलो 650 महंगा हो रहा है और आगे नहीं मिलेगा, वो 10 खरीदना चालू कर दिया बढ़े हुए रेट पे। क्यों, क्योंकि क्या पता ना मिले। अब आप देखो वही चीज यहां पे बोल रहा है ना, यही उदाहरण सबसे ज्यादा चलता है, वही चीज बोल रहा है। जब बजट था 100 रुपए तो 100 रुपए में वो क्या करता था, है ना, ब्रेड खरीदता था 50 रुपए का और 50 रुपए का वो क्या खरीदता था, आपका मांस खरीदता था, ठीक है। अब ब्रेड कितना हो गया, 15 रुपए का, तो भैया वो मांस तो नहीं खरीद सकता, तो मांस के बदले क्या खरीद रहा है, और ज्यादा ब्रेड खरीद रहा है। क्यों, क्योंकि घर वालों को खिलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो वो ब्रेड जब 15 रुपए हुआ, है ना, जब 15 रुपए हुआ तो कितना ब्रेड खरीदने लगा, यहां 5 खरीदता था, ठीक है, ये 50 दोनों 100। अब यहां पे जब 15 रुपए का ब्रेड हुआ तो वो ब्रेड कितने रुपए का खरीदना लगा, है ना, 15 का कितना, ये 10 है ना। जब 15 रुपए हुआ तो वो 6 ब्रेड खरीदने लगा, 15 छिक के 90 और मांस को नहीं खरीदा, ठीक है। जब 10 रुपए था तो 5 पीस ब्रेड बिकता था, 15 रुपए हुआ तो 6 पीस बिकने लग गया। मांग का नियम क्या कहता है कि मूल्य कम होने से मांग बढ़ जाती है और मूल्य बढ़ने से मांग कम हो जाती है। लेकिन गिफिन गुड्स में देखो, मूल्य कम था तो कम बिक रहा था, मूल्य ज्यादा है तो ज्यादा बिक रहा है। क्यों, क्योंकि भैया उसको पता है कि जो और चीजें महंगी है उसके मुकाबले यही चीज सस्ती है, तो इसी को ज्यादा खरीदो, ठीक है। अगर वो नॉर्मल पहले मांस और ब्रेड दोनों खरीद रहा था तो मांस और ब्रेड को मिला के खा रहे थे, लेकिन केवल मांस खा सकते क्या, नहीं खा सकते, उसके लिए तो कुछ चाहिए ना साथ में। अब ब्रेड महंगा हो गया, तो वो मांस खाना छोड़ के ब्रेड को ही खरीदने लगा और ब्रेड को ही खाने लगा। इसका बेस्ट जीवंत उदाहरण था आपका कोरोना के समय राशन, आटा, है ना, 120 रुपए का आटा सीधा 250-300 रुपए में बिका और ज्यादा बिका। क्यों, क्योंकि लोगों को डर था ये बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये होता है गिफिन गुड्स में मांग और पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। ये घटिया किस्म की वस्तु होती है जिनका मूल्य बढ़ने पे मांग और बढ़ जाता है और मूल्य घटने पे मांग घट जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, ये तो हो गया मांग का नियम। मांग के नियम से क्वेश्चन आता ही आता है, आप इसको देख सकते हैं। मांग का सामान्य नियम बोलता है किसी वस्तु का
मूल्य बढ़ने पे उसकी बिक्री घट जाएगी, किसी वस्तु का मूल्य गिरने पे उसकी बिक्री बढ़ जाएगी, है ना। गिफिन गुड्स बोलता है उल्टा चलता है, ये मांग के नियम के विपरीत चलता है। ये बोलता है किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने से उसकी बिक्री और बढ़ जाएगी, किसी वस्तु का मूल्य घटने से उसकी बिक्री और घट जाएगी। ठीक है, चलिए अब मान लो ये तो बढ़ा हुआ रेट हो गया, है ना। 10 रुपए था तो 10 रुपए था तो 50 रुपए खर्चा करता था, ठीक है, ब्रेड पे। 15 रुपए हुआ तो 90 रुपए खर्चा करने लगा। अब ब्रेड हो गया 5 रुपए, ब्रेड हो गया 5 रुपए। जब 5 रुपए ब्रेड होगा तो ये उसमें कितना 20 रुपए खर्चा करेगा और बाकी का क्या ले लेगा, बाकी का ये क्या लेगा, बाकी का आपका ले लेगा ये मांस, है ना। मांस फिर 2 ले लेगा, मान लो मांस क्या ले लेगा, 2 ले लेगा। क्यों, क्योंकि भैया ये तो सस्ता हुआ ब्रेड, तो ब्रेड खाने से जगह उतने पैसे में ही क्या खा ले, मांस खा ले। तो गिफिन गुड्स उल्टा चलता है। चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूर्ति का नियम, है ना। मांग के नियम का प्रतिनिधित्व को कौन करता है, क्रेता करता है, ग्राहक। और पूर्ति के नियम का प्रतिनिधित्व कौन करता है, विक्रेता, है ना। पूर्ति का नियम मांग के नियम के ठीक विपरीत है। पूर्ति एवं कीमत का संबंध क्या होता है, धनात्मक होता है ना। मांग और मूल्य का संबंध क्या होता है, मांग और मूल्य का संबंध ऋणात्मक होता है। और सेम पूर्ति और कीमत मूल्य का संबंध, पूर्ति और कीमत मूल्य का संबंध क्या होगा, धनात्मक होगा। पूर्ति का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, विक्रेता। मांग का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, क्रेता। ठीक है, मांग का नियम पूर्ति के नियम के ठीक विपरीत चलता है। पूर्ति एवं कीमत का धनात्मक संबंध होता है, जबकि मांग एवं कीमत का ऋणात्मक संबंध होता है। पूरा बता दिया अभी। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब उस वस्तु की पूर्ति में वृद्धि की जाती है, जब कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की पूर्ति को भी कम कर दिया जाता है। इस प्रकार कीमत और पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब प्रति इकाई कीमत, है ना, जब प्रति इकाई कीमत 1 रुपए थी, 1 रुपए थी, तो मान लो ये क्या है, प्रति इकाई कीमत पेन है, पेन। जब 1 रुपए का पेन बिकता था तो जो बनाने वाला है वो मार्केट में कितना पेन बेचता था, 100। जब 2 रुपए हुआ तो कितना पेन बेचने लगा, 200। जब 3 रुपए हुआ तो कितना पेन, 200। 4 रुपए हुआ तो कितना, 250। 5 रुपए हुआ तो 300। ये कौन कर रहा है, विक्रेता कर रहा है। विक्रेता बोलता है वस्तु की जितनी ज्यादा कीमत रहेगी उतना ज्यादा मैं मार्केट में वस्तु को पूर्ति करूंगा। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा कीमत रहेगी उतना ज्यादा लाभ होगा, जितनी ज्यादा कीमत रहेगी उतना ज्यादा लाभ होगा। इसमें इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, पहले दिमाग में यह सेट कर लो, विक्रेता करता है। अगर मान लो मैं हूं एक विक्रेता, मैं पेन बनाता हूं, पेन की कीमत अभी 1 रुपए है, पेन की कीमत अभी 1 रुपए है, तो मैं मार्केट में कितने पेन की पूर्ति कर रहा हूं, 100। ठीक है, 2 रुपए हुआ, कीमत 2 रुपए हुआ, तो मैं कितना पेन की पूर्ति करूंगा, 150। क्यों, क्योंकि भाई मेरे को ज्यादा लाभ होगा ना, जितना ज्यादा माल भेजूंगा उतना ज्यादा लाभ होगा ना, तो लाभ कमाने के लिए तो बैठा हूं। जब 3 रुपए हो गया तो मैं कितने पेन भेजने लगा, 200। जब 4 रुपए हो गया तो मैं कितना पेन भेजने लगा, 250। सोचो, जितना ज्यादा कीमत रहेगा बनाने वाला उतना ज्यादा माल सप्लाई करता है बाजार में। क्यों, क्योंकि कीमत बढ़ी हुई है। जितना अधिक बेच सकते हो बेच लो, जितना लाभ कमा सकते हो कमा लो। ठीक है, उसका कहना है विक्रेता का कि भैया अभी कीमत बढ़ा हुआ है, जितना बेचना है भेजना है मार्केट में सप्लाई करना है कर दो, क्योंकि अभी कीमत बढ़ी हुई है तो लाभ ज्यादा मिलेगा। जब 5 रुपए हो गया पेन तो उसकी पूर्ति कितना कर रहे हैं हम लोग, 300। क्यों, क्योंकि हमको लाभ ज्यादा होगा। तो पूर्ति में विक्रेता यह चाहता है कि कीमत बढ़े। ठीक है, पूर्ति में विक्रेता यह चाहता है कि कीमत बढ़े,
ताकि अधिक से अधिक लाभ हो। अगर कीमत कम रहेगी तो वो बाजार में क्या करेगा, वस्तु को ज्यादा सप्लाई नहीं करेगा। अगर ज्यादा सप्लाई कर दिया ना तो कीमत और कम हो जाएगी, ज्यादा सप्लाई किया तो कीमत और कम हो जाएगी। ठीक है, अगर सप्लाई एकदम बराबर रखता है तो ठीक है, ज्यादा करेगा तो कीमत और कम हो जाएगी। फिर वस्तु की कीमत बढ़ी तो वो पूर्ति को और बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ रही है। अगर बढ़ती हुई कीमत में पूर्ति नहीं दिया और लोग नहीं खरीदे उसको, लोगों को नहीं मिल रहा है, तो वो कुछ दूसरी चीज खरीद लेंगे। इसीलिए जैसी कीमत बढ़ती है थोड़ा पूर्ति बढ़ाता है, और कीमत बढ़ती है और पूर्ति बढ़ा देता है ना। क्यों? क्योंकि उसको जितना बढ़ाना है कीमत वो बढ़ाएगा और उतने की पूर्ति करेगा। तो ये है पूर्ति का नियम। जितनी ज्यादा कीमत रहेगी उतना ज्यादा लाभ होगा, और जितना ज्यादा लाभ होगा उतना ज्यादा वो और सामान बेचेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्ति का नियम। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। अब आप बोलोगे मुद्रा खुद एक मूल्य है सर, उसका और क्या मूल्य होता है? यही तो बात है मेरे दोस्तों, यही इकोनॉमिक्स है कि पैसे का भी क्या होता है, मूल्य होता है। पैसे का भी क्या होता है, मूल्य होता है। पैसे का भी क्या होता है, पावर होता है ना। पैसे का भी पावर होता है, पैसे का भी मूल्य होता है। कैसे होता है वो मैं बताता हूं। ठीक है, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। ठीक है, चार कारण होते हैं। मुद्रा स्फीति, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। मुद्रा संकुचन अथवा अस्फीति, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। मुद्रा संस्फीति, इसको बोलते हैं रिफ्लेशन। और मुद्रा अपस्फीति, इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। ये नाम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना है क्या, महंगाई? महंगाई है ना, यही अभी हम पढ़ेंगे। महंगाई, यही महंगाई अभी हम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं क्या, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। हम इन्फ्लेशन को आधार मान के पढ़ेंगे और उसके अनुसार बाकी सब चीजों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन महंगाई है ना, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। ठीक है, इसके चार होते हैं। मुद्रा स्फीति बोलते हैं जिसको, इन्फ्लेशन महंगाई। मुद्रा संकुचन अथवा अस्फीति, इसको बोलते हैं मंदी है ना। मुद्रा संस्फीति है ना, ये सरकार करती है। मुद्रा अपस्फीति ये भी सरकार करती है। ठीक है, तो मुद्रा स्फीति पहले पढ़ते हैं, आपको ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएगी। मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी मुद्रा स्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर महत्वपूर्ण वृद्धि होती है, जिसमें वस्तुएं महंगी हो जाती है। इसमें देनदार को हानि और लेनदार ऋणी को लाभ होता है। भारत में मुद्रा स्फीति थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रा स्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा स्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, ना कि बढ़ी हुई कीमतों के स्थिर से है ना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं। ठीक है, मुद्रा स्फीति में लगातार कीमतें बढ़ती है ना, मुद्रा स्फीति में कीमतें लगातार बढ़ती है। एक एक लाइन को अपन एक्सप्लेन करते हैं। मुद्रा स्फीति, ये देखो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। ये वाले पिक्चर को मैं समझाऊंगा, ये महंगाई बढ़ रही है। मुद्रा स्फीति, इसमें लगातार कीमत बढ़ रही है। ठीक है, पेट्रोल को ही ले लेते हैं, 30 रुपए था, 35 हुआ, 40 हुआ है ना, 45 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ और अभी हो गया है 70, फिर 100, फिर 102। लगातार कीमतें बढ़ रही है, ये कहलाएगी मुद्रा स्फीति। किसी भी चीजों की कीमत लगातार पॉइंट पे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है और निरंतर बढ़ रही है, वो होती है मुद्रा स्फीति। अगर
मान लो कोई वस्तु 30 रुपए की थी, 50 रुपए हुई और 50 रुपए में बिक रही है, अब और नहीं बढ़ रहा है, तो इसको मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। मुद्रास्फीति का पहला रूल है कि कीमतों में लगातार वृद्धि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कीमतों में लगातार वृद्धि होनी चाहिए, क्रम से कीमत बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है। 1988 में $20 में आपको ये पूरा एक कार्ट बोलते हैं ना इसको, डी मार्ट वीमार्ट आते हो ये गाड़ी मिलती है, पूरा एक गाड़ी भर के सामान खरीद सकते थे। किसमें? 1988 में। 2005 में है ना $20 में आधा गाड़ी सामान खरीद पा रहे हो। ठीक है, 2020 में है ना $20 में मुश्किल से गिन के 2-3 सामान खरीद पाए। ठीक है, क्या हो रहा है? कीमतें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। अब मुद्रा के मूल्य में क्या होती है? कमी। मुद्रा के मूल्य में क्या होती है? कमी। अब मुद्रा के मूल्य में कमी कैसे हो रही है? मुद्रा के आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, बाजार में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, सबके पास पैसा आ जाता है ना। अब जब सबके पास पैसा है तो सब लोग ये सोचेंगे कि मैं सब चीज खरीदूं। अब पैसा तो सबके पास है और सब लोग सब चीज खरीदने भी जा रहे हैं, पर बाजार में सब चीज उपलब्ध है क्या? नहीं है। अब बाजार में खरीदने वाले ज्यादा हो गए, चीजें कम हैं, तो क्या होगा भाई? महंगाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके खरीदने वाले ज्यादा हैं। ठीक है, उसके खरीदने वाले ज्यादा हैं। तो वही चीज है, जब बहुत कम लोगों के पास 1988 में बहुत कम लोगों के पास $20 हुआ करता था और उन लोग मॉल से या डी मार्ट से या कोई भी मार्ट से पूरा एक गाड़ी सामान खरीद लेते थे। क्यों? क्योंकि खरीदने वाले कम हैं, लोगों के पास पैसा कम है, मुद्रा का प्रसार बाजार में कम है, इसीलिए मुद्रा का मूल्य ज्यादा है। यहां $20 का परचेसिंग पावर ताकत, $20 का परचेसिंग पावर ताकत क्या है कि पूरा एक गाड़ी एक महीने का राशन सामान खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि भैया उस समय बाजार में पैसा कम है और चीजें ज्यादा हैं, तो महंगाई नहीं है ना। तो $20 का ताकत क्या है कि पूरा एक गाड़ी ये सामान भर के खरीद सकता है। कब? 1988 में। 2005 में बहुत लोगों के पास $20 था और इन लोग भी क्या सोचे? मॉल जाके सामान खरीदेंगे। सामान तो उतना ही है, अब खरीदने वाले ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि सबके पास $20 है, तो देखो आधा गाड़ी ही सामान मिल रहा है। यहां मुद्रा का पावर कम हो गया। पहले मुद्रा का मूल्य यह था कि वो एक गाड़ी सामान खरीदता था, अब मुद्रा का मूल्य यह हो गया है कि वो सिर्फ आधा गाड़ी सामान खरीद पा रहा है। क्यों? क्योंकि सामान तो उतना ही है जी, और पैसा बाजार में बहुत हो गया है। अब पैसा बाजार में बहुत हो गया है तो क्या होगा? उसके खरीदने वाले ज्यादा हो गए, खरीदने वाले ज्यादा हो गए तो उसका मूल्य बढ़ेगा ही। अब 2020 में लगभग हर आदमी के पास $20 है और हर आदमी चाहता है मैं डी मार्ट जाके, मॉल जाके, मार्ट जाके सामान खरीदूं, तो भैया खरीदने वालों की संख्या और बढ़ गई है ना। और वो $20 का इतना कम हो गया पावर कि अब गिन के 4 सामान खरीद पा रहा है वो। तो भैया उसके मूल्य में कमी आ रही है ना, मुद्रा के मूल्य में कमी आ रही है, इसीलिए क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है। यहां देखो मुद्रा का इतना मूल्य था कि एक गाड़ी सामान मिल रहा है और यहां मुद्रा का मूल्य लगभग 50% हो गया, आधा गाड़ी सामान मिल रहा है। यहां मुद्रा इतनी दयनीय और कमजोर हो गई कि वो गिन के 4 सामान खरीद पा रही है। क्यों? क्योंकि मुद्रा अब सबके पास है, मुद्रा का प्रसार इतना हो गया है, मुद्रास्फीति प्रसार इतना हो गया है कि मुद्रा सबके पास है और सब लोग सब चीज खरीदना चाह रहे हैं, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, चलिए पहले क्या होता था? गिने चुने घर में बाइक होती थी, है ना। अब क्या है? हर के पास पैसा है और हर आदमी बाइक लेना चाहता है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। 50,000 की बाइक अब 1 लाख रुपए में आ रही है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है ये तो समझ में आ गया ना। मुद्रा का यहां इतना पावर था, यहां इतना पावर, यहां इतना पावर, यहां इतना मूल्य था, इतना मूल्य था, अब ये इतना मूल्य हो गया।
तो मुद्रास्फीति में मार्केट में पैसा तो बढ़ता है, लेकिन उसके खरीदने की पावर कम होते जाती है, कम होते जाती है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति वह स्थिति जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है, मूल्य बढ़ रहा है तभी तो सामान कम हो रहा है ना, तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रा का मूल्य गिर रहा है। मुद्रा का $20 का इतना मूल्य था कि एक गाड़ी सामान खरीद लेता था, और यहां $20 का इतना मूल्य गिर गया है कि वो सिर्फ 4 सामान खरीद पा रहा है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में, मैं बोला ना यहां सामान उतना ही है और खरीदने वाले कम है, इसीलिए कम में बिका। यहां खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं और सामान कम है, इसीलिए महंगे में बिक रहा है। वही चीज बोल रहा है, जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा, मतलब बाजार में जितनी वस्तुएं हैं उससे ज्यादा मात्रा में बाजार में अगर पैसा आ जाएगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। तो वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में, मतलब पैसे की मात्रा में अधिक वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होते रहती है, महत्वपूर्ण वृद्धि होते रहती है। ठीक है, जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। ठीक है, इसमें देनदार को हानि होती है और लेनदार या ऋणी को लाभ होता है, ये आगे बताऊंगा। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। मतलब बाजार में पैसे को हैंडल करके या रोक के मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। और रोकेगा कैसे, आरबीआई। कैसे रोकेगा, मौद्रिक नीति से। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई क्या करेगा, मौद्रिक नीति का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, क्या करेगा, लोन महंगा कर देगा। लोन महंगा कर देगा जिससे लोग लोन नहीं लेंगे। लोगों के पास लोन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो वो बाजार में खरीदारी नहीं करेंगे, और खरीदारी नहीं करेंगे तो वस्तु का मूल्य स्थिर रहेगा। ठीक है, तो ये है आपकी मुद्रास्फीति। यहां एक बार और देख लो, पहले क्या होता था, बाजार में सामान अधिक होता था, खरीदने वाले कम होते थे, इसीलिए मुद्रा का पावर इतना था कि वो एक गाड़ी सामान खरीद सकता था। फिर बाजार में वस्तु उतनी है, खरीदने वाले थोड़े ज्यादा हो गए, तो अब पैसे का पावर थोड़ा कम हुआ, ये आधा गाड़ी सामान खरीद रहे। अब बाजार में खरीदने वाले इतने लोग हो गए कि सामान कम पड़ने लग गया, तो गिन के 4 सामान खरीद पा रहे। तो धीरे धीरे मुद्रा का मूल्य घट रहा है ना, हाँ, धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है ना, हाँ। ठीक है, तो ये होता है मुद्रास्फीति। इससे क्वेश्चन आता ही है ना। मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ती हुई कीमत है, एक बार में बढ़ी हुई कीमत नहीं, निरंतर बढ़ती हुई कीमत। मुद्रास्फीति में क्या होता है, मार्केट में पैसा अधिक हो जाता है, मार्केट में पैसा अधिक हो जाता है और वस्तुएं एकदम लिमिटेड रहती है, इसीलिए वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। ठीक है, यह है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के प्रभाव, यहां से क्वेश्चन डन आता है ना। उत्पादक वर्ग, कृषक, उद्योगपति और व्यापारी को लाभ होता है। क्यों नहीं होगा जी, इन लोग उत्पादन कर रहे हैं और चीजें महंगी बिकेगी तो उत्पादक वर्गों को क्या होगा, लाभ ही ना होगा। उत्पादक वर्गों को क्या होगा, लाभ होगा। क्यों, क्योंकि इन लोग चीजों को बना रहे हैं और महंगे में बेच रहे, तो अधिक लाभ कमा रहे। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा पूछता है, मुद्रास्फीति में ऋणी को जो कर्जा लिया है उसको लाभ होगा और जो कर्जा दिया है उसको हानि होगी, है ना। अब मान लो ऋणदाता, कौन, ऋणदाता, ऋणदाता ए, बी जो क्या है, ऋणी है, लेनदार है ना, देनदार है। ठीक है, यहां देखो पैसा देने वाला आदमी कौन है, ए, पैसा लेने वाला आदमी कौन है, बी, ऋणदाता कौन हुआ, देने वाला, ए, ऋणी कौन हुआ, लेने वाला, बी। जब ए ने बी को 100 रुपए दिया था, जब ए ने बी को 100 रुपए दिया था, तो वो 100 रुपए में 5 केजी आटा आता था, उस 100 रुपए में 5 केजी आटा आता था। अब मुद्रास्फीति बढ़ गई, है ना, तो ए ने बी को दिया,
चलिए इधर समझते हैं अच्छे से। ये है ए, ये है बी, ये है कौन? ऋणदाता। ये है कौन? ऋणी, जो पैसा लिया है। ये है लेने वाला और ये है देने वाला, दाता। ए ने बी को 100 रुपए दिया, ठीक है, और उस समय 100 रुपए में 5 किलो, 100 रुपए में 5 केजी आटा आता था, ठीक। अब बी ने ए को 100 रुपए वापस किया और मुद्रास्फीति चल रही है। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन हो जाता है ना। मुद्रा का जो मूल्य है वो कम हो जाता है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अब 100 रुपए वापस किया, बी ने ए को 100 रुपए वापस किया, तो अभी 100 रुपए में केवल 3 केजी आटा आ रहा है ना। जब ये 100 रुपए दिया था, ए बी को 100 रुपए दिया था, तो 100 रुपए का वैल्यू कितने आटे का था? 5 केजी आटे का। मुद्रास्फीति में जब बी ने ए को वापस किया इसका 100 रुपए, तो 100 रुपए का वैल्यू कितना है? 3 केजी आटे का है। इसका मूल्य घट गया ना, इसका परचेसिंग पावर घट गया, तो नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ ए को। ए कौन है? ऋणदाता। फायदा किसको हुआ? बी को। बी कौन है? ऋणी है। ये 5 किलो आटा लिया था और वापस कितना कर रहा है? 3 किलो आटा कर रहा है। समझने के लिए बता रहा हूं। तो ये चीज दिमाग में हमेशा बैठा लो कि भैया, है ना, मुद्रास्फीति में हमेशा ऋणदाता को हानि होती है और ऋणी को लाभ होता है। ऋणदाता को हानि होती है और ऋणी को लाभ होता है। निश्चित आय वर्ग वालों को हानि होती है। भैया जिसका पेमेंट फिक्स है, तो पहले वो 5,000 में पूरा घर चला लेता था और उसका पेमेंट अभी भी वही है। अब वो 5,000 में घर नहीं चला सकता क्योंकि मुद्रास्फीति और महंगाई है। तो इसी में जो निश्चित आय वर्ग वाले उसको हानि होती है और परिवर्तित आय वर्ग वालों को क्या होता है? लाभ होता है। तो इसमें ये बोल लो जिसका है ना निश्चित पेमेंट मिलता है, सैलरी वाले हैं, उनको हानि होती है, और जो बिजनेस कर रहे हैं उनको क्या होता है? लाभ होता है। समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती है। धनी वर्ग और धनी हो जाता है और गरीब वर्ग और गरीब हो जाता है। मुद्रास्फीति में महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है? महंगाई बढ़ती है तो अमीर और अमीर होता है और गरीब और गरीब होते जाता है। तो ये चीज समझ में आ गया मुद्रास्फीति का प्रभाव। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें ऋणी को लाभ होता है और ऋणदाता को हानि होती है। चलिए अब मुद्रा संकुचन अथवा अविस्फीति। मुद्रा संकुचन अथवा अविस्फीति, है ना। अब ये मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत है। किसके विपरीत है? मुद्रास्फीति के विपरीत की अवस्था है ये। मुद्रास्फीति अच्छे से समझ में आ गया ना। तो ये अब मुद्रास्फीति के विपरीत की अवस्था है, ठीक है। इसमें मुद्रा का मूल्य क्या होता है? मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तु और सेवाओं का मूल्य घटता है। मतलब इसमें महंगाई कम होती है। महंगाई कम होती है। मुद्रास्फीति में क्या होता है? महंगाई बढ़ती है ना। और मुद्रा संकुचन या मुद्रा अविस्फीति में क्या होता है? महंगाई कम होती है। मुद्रा अविस्फीति अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को समाप्त करके बेरोजगारी बढ़ाती, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था निष्क्रिय निर्जीव होकर मंदी के दौर में फंस जाती है। भैया मुद्रास्फीति एक बार ठीक ठाक व्यवस्था है। मुद्रास्फीति में क्या होता है पता है? उत्पादन होता है। मुद्रास्फीति में उत्पादन होता है, अर्थव्यवस्था चलती है। भले महंगाई बढ़ती है तो बढ़ती है, लेकिन मुद्रा संकुचन या मुद्रा अविस्फीति में लोगों के पास पैसा नहीं होता, लोग सामान खरीदने जाते ही नहीं है। तो बेचने वाला क्या करता है? सामान का मूल्य कम करता है, तो भी लोग नहीं खरीदने जाते। फिर क्या करेगा? और मूल्य कम करेगा, तो भी नहीं खरीदेंगे। एक समय बाद होगा कि वो उस सामान को बनाना बंद कर देगा, और सामान को बनाना बंद किया तो क्या हुई? उत्पादन बंद हो गया, और ऐसे ही उत्पादन बंद होता है और अर्थव्यवस्था रुक जाती है। और क्या होगा? मंदी छा जाएगी। और क्या होगा? मंदी छा जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें बाजार में मुद्रास्फीति में क्या होता है कि बाजार में पैसा बहुत रहता है, इसीलिए महंगाई बढ़ती है। मुद्रा अविस्फीति या मुद्रा संकुचन में क्या होता है?
बाजार में पैसा है ही नहीं, लोगों के पास पैसा है ही नहीं, इसीलिए उन लोग खरीदी करने जाते ही नहीं और पूरा मार्केट ठप हो जाता है और उत्पादन बंद हो जाता है और क्या होगा, मंदी आ जाएगी। ठीक है, क्या होता है, मुद्रास्फीति चल रही है, मुद्रास्फीति चल रही है, कीमतें बढ़ रही है, मुद्रास्फीति चल रही है, कीमतें बढ़ रही है ना, मुद्रास्फीति चल रही है, कीमतें बढ़ रही है। ठीक, अब बढ़ते बढ़ते एक समय बाद कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि लोग उस चीजों को खरीदना छोड़ देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए, 10 रुपए समोसा था, 10 रुपए समोसा था। ठीक है, समोसा 10 रुपए था। ठीक, मुद्रास्फीति आई, लोगों के पास पैसा हुआ, कितना हो गया, 20 रुपए। ठीक, जब 10 रुपए समोसा था तो खरीदने वाले कितने थे, 3 लोग। ठीक है ना, मुद्रास्फीति के कारण अब 4 लोग खरीद रहे हैं, 4 लोग खरीद रहे हैं, इसका रेट हो गया 20 रुपए। ठीक है, अब इसको 6 लोग खरीदेंगे, खरीदने वाले ज्यादा हैं, समोसा कम है, 6 लोग खरीदेंगे, इसका रेट कितना हो गया, 50 रुपए एक समोसा का। अब इसको 10 लोग खरीदने वाले हो गए, 10 लोग खरीदने वाले हो गए, इसका रेट हो गया 80 रुपए, इसका रेट हो गया 80 रुपए। अब जब 80 रुपए रेट हुआ और 10 लोग खरीदने वाले हैं, है ना, तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये 10 लोग में 4 लोग समोसा खाना छोड़ देंगे, 4 लोग समोसा खाना छोड़ देंगे, तो वो समोसे का रेट गिरा के कितना कर देगा, 30 रुपए। ठीक है ना, 4 लोग समोसा खाना छोड़ देंगे, बचे कितने, 6 लोग, है ना, तो 6 लोग कितने में खरीद रहे हैं, 30 रुपए में। उसके बाद ये 6 में से भी कितने लोग, 2 लोग और छोड़ दिए, तो बचे कितने, 4 लोग। जब 4 लोग खा रहे थे तो कितने हो गए, 20 रुपए। अब ये 4 में से किन लोग, 2 लोग और छोड़ देंगे, तो समोसा हो जाएगा वापस 10 रुपए। अब ये 2 आदमी भी छोड़ देंगे तो समोसा हो जाएगा 5 रुपए। यहां पे लोगों के पास पैसा था, इसीलिए वो लोग खर्चा कर रहे थे, पैसा था, खर्चा कर रहे थे। अब देखे इतना महंगाई बढ़ गया कि उसको लोग खाना ही छोड़ देंगे, इतना महंगाई बढ़ गया, 80 रुपए का एक समोसा, तो लोग उसको खाना ही छोड़ देंगे। अब खाना छोड़ेंगे तो उसकी बिक्री क्या होगी, कम होगी, बिक्री कम होगी तो दुकानदार रेट डाउन करेगा, फिर लोग और खाना छोड़ेंगे, फिर रेट डाउन करेगा, और खाना छोड़ेंगे, फिर रेट डाउन करेगा। अब यहां पे उत्पादन घटते जा रहा है, अब उत्पादन घट रहा है तो जो समोसा बनाने वाली फैक्ट्री थी वो क्या होगी, उसमें से लोगों को काम मिलना बंद हो जाएगा। अब काम मिलना बंद हो जाएगा तो उनको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, पैसा मिलना बंद हो जाएगा तो लोग खर्चा करना बंद करेंगे, अब खर्चा करना बंद कर देंगे तो लोग धीरे धीरे समोसा खाना छोड़ देंगे। अब एक समय ऐसा आएगा कि किसी के पास पैसा नहीं रहेगा, किसी के पास पैसा नहीं रहेगा, और जो बनी हुई सब वस्तुएं हैं, जो बना हुआ समोसा है वो बिकना बंद हो जाएगा, है ना। अब जब वो बिकना बंद हो जाएगा तो उसको बनाने वाली फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अब जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो उसमें काम करने वाले वर्कर को काम नहीं मिलेगा, उनको काम नहीं मिलेगा तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, उन लोग बाजार में पैसा नहीं खर्चा करेंगे तो बाकी काम भी ठप हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, एक तरफ महंगाई बढ़ते 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 मुद्रास्फीति इतनी बढ़ती है कि वो वापस नीचे आने लगती है, और नीचे आने लगती है तो क्या होता है, मुद्रास्फीति। क्या होता है, मुद्रास्फीति। इसमें क्या होगा, वस्तु का मूल्य गिरते रहेगा, बाजार में पैसा नहीं रहेगा, वस्तु का मूल्य गिरते रहेगा, बाजार में पैसा नहीं रहेगा, और एक समय बाजार में बिल्कुल पैसा नहीं रहेगा और जो बनी हुई वस्तु है वो बिकना बंद हो जाएगी, उसके पूरे कारखाने बंद हो जाएंगे और जो मजदूर है उनको काम से निकाल दिया जाएगा, और देश में क्या आ जाएगा, मंदी आ जाएगी, देश में क्या आ जाएगा, मंदी आ जाएगी। तो एक चीज याद रखना, अर्थव्यवस्था का जो चक्र है ना, अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो ऐसे ही रहता है। सबसे पहले क्या होगा, सामान्य अर्थव्यवस्था रहेगी, फिर क्या होगा, मुद्रास्फीति के कारण महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ते बढ़ते इतनी महंगाई बढ़ेगी कि लोग खरीदना छोड़ देंगे। अब खरीदना छोड़ेंगे तो महंगाई कम होगी, पर लोगों के पास पैसा तो है नहीं तो वो अभी भी नहीं खरीदेंगे, फिर महंगाई कम होते होते
इतना कम हो जाएगा कि लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा और वो कुछ भी नहीं खरीदेंगे, तो पूरे कारखाने बंद हो जाएंगे और लोगों की नौकरी छूट जाएगी, और इसी को बोलते हैं मंदी। अब मंदी से निपटने के लिए सरकार क्या करेगी? मंदी से निपटने के लिए सरकार फिर से मार्केट में पैसा छोड़ेगी, और पैसा छोड़ेगी तो लोगों के पास फिर से पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो वो फिर से चीजें खरीदेंगे, और फिर से चीजें खरीदेंगे तो फिर चीजें बनना चालू होगी, और चीजें बनना चालू होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उन लोग भी खर्चा करेंगे, और उन लोग खर्चा करेंगे तो फिर से चीजें बनना चालू होंगी, और फिर ऐसे मुद्रास्फीति आएगी। तो ये पूरा एक चक्र अर्थव्यवस्था का चलता है 15 से 20 साल में। 15 से 20 साल में एक बार बहुत महंगाई होगी, और 15 से 20 साल में एक बार मंदी आएगी। ठीक है, तो भैया मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति में मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है और महंगाई बढ़ती है, और मुद्रा संस्फीति है ना, मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति, मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति में क्या होता है? मार्केट में पैसा नहीं रहता और महंगाई कम होती है, और मुद्रास्फीति से महंगाई बढ़ती है, और मुद्रा संकुचन से अर्थव्यवस्था में महंगाई तो नहीं रहती, लेकिन अर्थव्यवस्था चलती नहीं है, कोई भी उत्पादन नहीं होगा, और क्या होगा? देश में मंदी आ जाएगी, देश में मंदी आ जाएगी। ठीक है, तो मुद्रास्फीति के विपरीत की अवस्था है, इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, पैसे की परचेसिंग पावर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है और वस्तुएं बहुत है, तो लोगों के पास जब पैसा कम रहेगा और वस्तुएं ज्यादा रहेगी तो वस्तुएं सस्ते में बिकेगी। ठीक है, तो इसमें महंगाई कम होती है, और महंगाई कम होते होते एक ऐसा अवस्था आता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती, कोई कुछ नहीं खरीदता। ठीक, तो ये चीज समझ लो, है ना। मुद्रा संस्फीति, रिफ्लेशन, यह वह प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु के मूल्य में वृद्धि का प्रयास किया जाता है ना। संस्फीति प्रायः अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब देखिए मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति को बेस मान के पढ़ने बोला था मैं। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा होता है, वस्तु सेवाएं लिमिटेड होती है, खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, इसलिए महंगाई बढ़ती है। यहां तक समझ में आ गया? मतलब मुद्रास्फीति में मार्केट में पैसे का प्रसार तो रहेगा, लेकिन मुद्रास्फीति के कारण जो पैसे के खरीदने की ताकत है वो कम होते जाएगी। जहां हम 100 रुपए में पहले 5 किलो आटा खरीदते थे, मुद्रास्फीति के कारण 100 रुपए में 3 ही किलो खरीद पाएंगे। ठीक है, यह है मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ती है। ठीक, मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रा अस्फीति क्या होती है? इसमें मार्केट में बिल्कुल पैसा नहीं रहता, मार्केट में वस्तुएं बहुत रहती है, खरीदने वाले कम रहते हैं, इसीलिए वस्तुओं का मूल्य कम रहता है, महंगाई कम रहती है। पर धीरे धीरे मार्केट से पैसा खत्म होने लगता है और वस्तु को खरीदने के लिए पैसा ही नहीं रहता, और वस्तु बिकती नहीं है। वस्तु बिकती नहीं है तो उत्पादन बंद हो जाता है और अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। ये हो गया। ये दोनों चीज खुद होती है, मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति, ये अर्थव्यवस्था के कारण खुद होती है ना। मुद्रा संस्फीति सरकार करती है, मुद्रा संस्फीति सरकार करती है। मुद्रा संस्फीति क्या है? मुद्रा संस्फीति मुद्रास्फीति जैसा ही है। मुद्रा संस्फीति क्या है? मुद्रास्फीति जैसा ही है, पर इसमें सरकार जानबूझ के मार्केट में ज्यादा पैसा बहाती है, जिससे लोग क्या करें? चीजों को खरीदें, और जो मंदी है ना वो खत्म हो। अब मान लो मुद्रा अस्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है, मुद्रा अस्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है, तो सरकार आरबीआई मौद्रिक नीति के तहत क्या करेगी? बाजार में पैसा छोड़ेगी। मौद्रिक नीति के तहत बाजार में पैसा छोड़ेगी। अब लोगों को पैसा छोड़ेगी, कैसे देगी? या तो लोन देगी, है ना, लोन देगी, कर्जा देगी, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे? खरीदारी करेंगे। अब जब खरीदारी करेंगे तो क्या होगा? उत्पादन होगा, कीमतें बढ़ेगी, और फिर और उत्पादन होगा तो क्या होगा? इससे कीमतें बढ़ेगी, पर अर्थव्यवस्था में जो मंदी थी वो क्या होगी? दूर होगी, और अर्थव्यवस्था चलने लगेगी, अर्थव्यवस्था चलने लगेगी, है ना। तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु के मूल्य में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। मुद्रास्फीति में स्वतः ही मूल्य बढ़ता है, और मुद्रा संस्फीति में सरकार जानबूझकर मूल्य बढ़ाती है। क्यों? ताकि जो मंदी है, जो अर्थव्यवस्था रुकी हुई है, उसको क्या करे? गति मिले, वो अर्थव्यवस्था क्या हो? चले, और चलेगी कब? जब मार्केट में पैसा आएगा। ठीक है,
अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मुद्रास्फीति और संस्फीति प्रकृति लगभग एक सी है। क्यों? क्योंकि दोनों में मूल्य बढ़ता है और दोनों में बाजार में ज्यादा पैसा होता है। दोनों में ही मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तथा कीमतों में वृद्धि होती है, परंतु दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर यह है, संस्फीति जानबूझकर मंदी को दूर भगाने के लिए किया जाता है। संस्फीति जानबूझकर मंदी से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है, जबकि मुद्रास्फीति प्रायः क्या होती है? परिस्थिति जन्य होती है, अनियंत्रित होती है। ठीक है, जब चीजें अनियंत्रित है तो वो मुद्रास्फीति कहलाएंगी, और जब चीजों को जानबूझ के किया जा रहा है तो उसको संस्फीति कहलाएगा। ठीक है, मुद्रा अपस्फीति के अंतर्गत वे सब क्रियाएं, नीति, उपाय आते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, मुद्रा संस्फीति और मुद्रास्फीति दोनों एक है ना। मुद्रा अस्फीति और मुद्रा अपस्फीति ये दोनों एक है। ठीक है, जब मुद्रास्फीति खुद हो रहा है, मार्केट में पैसा ज्यादा है ना, तो पैसे को निकालने के लिए क्या अपनाएंगे? मुद्रा अपस्फीति। इसके अंतर्गत मार्केट से पैसे को सरकार वापस खींच के बैंक में डालने की कोशिश करती है, ताकि लोगों के पास पैसा ना जाए। लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा तो चीजों का मूल्य कम होगा, है ना। तो मुद्रा अपस्फीति खुद करती है सरकार, लेकिन मुद्रा संकुचन कैसा होता है? परिस्थिति जन्य होता है। ठीक है, तो जैसे मुद्रास्फीति है वैसे संस्फीति है, और जैसे मुद्रा अस्फीति है वैसे ही मुद्रा अपस्फीति है। मुद्रा अस्फीति में क्या होता है? मुद्रा अस्फीति में अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में फंस जाती है। ठीक है, मंदी के दौर में फंस जाती है। लेकिन मुद्रा अपस्फीति में क्या किया जाता है? सरकार जानबूझकर, है ना, मुद्रा की मात्रा को बाजार से हटाती है, कम करती है, जिससे मूल्य कम हो सके। ठीक है, चलिए, मुद्रा अपस्फीति और मुद्रा संकुचन में तुलना। मुद्रा संकुचन या विस्फीति देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न करती है, मतलब अर्थव्यवस्था को पूरा क्रैश कर देगी। क्यों? क्योंकि ये नियंत्रित नहीं होती, इसको हम जानबूझ के नहीं करते, ये परिस्थिति के अनुसार हो रही है। जबकि मुद्रा अपस्फीति में क्या करती है सरकार? बढ़ी हुई कीमतों को एक निश्चित लेवल में लाके, बढ़ी हुई कीमत कम हो, एक निश्चित लेवल में आए, बढ़ी हुई कीमत कम हो, एक निश्चित लेवल में आए, इसीलिए मुद्रा क्या करती है? मुद्रा अपस्फीति करती है। ठीक है, मुद्रा अपस्फीति देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए होती है, जबकि मुद्रा संकुचन से देश को हानि होती है। अब आप एक चीज सुनिए, चारों चीज समझ लिए। दो चीज यहां काम कर रही है, महंगाई बढ़ना और महंगाई कम होना। महंगाई बढ़ना और महंगाई कम होना, दो चीजें यहां काम कर रही है। ठीक है, मुद्रा स्फीति, है ना, महंगाई बढ़ना। ठीक है, मुद्रा स्फीति, महंगाई बढ़ना। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार क्या करेगी? मुद्रा क्या करेगी? कौन सा हथियार अपनाएगी? मुद्रा अपस्फीति। ठीक है, मुद्रा अपस्फीति। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, सरकार उसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट से पैसे को खींचेगी और बैंक में डलवाएगी, ताकि मार्केट में पैसा ना रहे। पैसा नहीं रहेगा तो वह लोग चीजों को खरीदेंगे नहीं, और चीजों को खरीदेंगे नहीं तो थोड़ा मूल्य में कमी आएगी। तो मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मुद्रा अपस्फीति का सरकार प्रयोग करती है। ठीक है, यह प्राकृतिक रूप से होता है, इसको सरकार खुद करती है। क्यों भैया? महंगाई बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो पैसे को हटा लो ना। अब पैसे को हटाने के लिए सरकार क्या लाएगी? अपस्फीति लाएगी। ठीक है, ये क्या करती है? वस्तु के मूल्य में ये महंगाई को कम करती है, ये महंगाई को कम करती है। ठीक है, अब एक आता है मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति, मुद्रा अस्फीति। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें महंगाई कम होती है,
महंगाई कम होती है और क्या आ जाता है, मंदी आ जाती है। क्या आता है, मंदी आ जाती। ये प्राकृतिक रूप से होता है जब अर्थव्यवस्था चलती नहीं और अर्थव्यवस्था क्रैश हो जाती है। इससे निपटने के लिए सरकार क्या लाती है, इसके निपटने के लिए सरकार लाती है मुद्रा संस्फीति। क्या लाती है, संस्फीति, मुद्रा संस्फीति लाती है। इसमें क्या होगा, इसमें सरकार महंगाई बढ़ाएगी, महंगाई बढ़ाएगी, महंगाई बढ़ाएगी और अर्थव्यवस्था को चलाएगी। इसमें क्या होगा, सरकार खुद से मार्केट में पैसा छोड़ेगी और जो मंदी है, मंदी से निकलने के लिए, मंदी से निपटने के लिए मार्केट में खुद पैसा छोड़ेगी और क्या करेगी, महंगाई को बढ़ाएगी ताकि एक निश्चित कीमत पे वस्तु बिक सके और अर्थव्यवस्था चल सके। इसमें अर्थव्यवस्था बहुत तेज भागते रहती है, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, अपस्फीति लाते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था रुकी है, मंदी आ गया, उसको चलाने के लिए संस्फीति लाते हैं। ठीक है, तो होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टफ है लेकिन ये समझ में आ जाता है ना। चलिए अब सबसे बड़ा कठिन चीज क्या होगा, स्टैगफ्लेशन, है ना। सबसे कठिन चीज क्या, स्टैगफ्लेशन। यह उस स्थिति का घोतक है जब अर्थव्यवस्था में एक ओर कीमतें बढ़ती है, मतलब कीमत बढ़ रही मतलब मुद्रास्फीति है, तथा दूसरी ओर आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, मंदी आ रही है मतलब अविस्फीति है। तो दोस्तों यही कहानी खत्म। या तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होगी या अर्थव्यवस्था में मुद्रा अविस्फीति होगी। या तो महंगाई बढ़ते के बढ़ी रहेगी या महंगाई कम रहेगी, यही मान के चलते हम। लेकिन आजकल की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मुद्रा अविस्फीति दोनों एक साथ चल रही है। एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और दूसरे तरफ उत्पादन बंद हो रहा है और मंदी आ रही है, दोनों एक साथ हो रहा है। इसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, इसी को बोलते हैं गतिहीन स्फीति या निस्पंदन स्थिति। इसका नाम याद रखिए, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वो स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में दोनों परिस्थिति, मुद्रास्फीति और मुद्रा अविस्फीति या मुद्रा संकुचन, एक साथ विद्यमान होता है। देखिए जब मुद्रास्फीति रहती है ना तो बहुत उत्पादन होता है, महंगाई बढ़ती है तो बहुत उत्पादन होता है, क्योंकि लोगों को चीजें खरीदनी है ना। तो भैया उत्पादन होगा तो अर्थव्यवस्था चलेगी, उत्पादन होगा तो अर्थव्यवस्था चलेगी और क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जब मुद्रा अविस्फीति आता है, मुद्रा अविस्फीति, है ना, मुद्रा संकुचन आता है, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन नहीं होता, जो बनी हुई वस्तुएं हैं वो बिकती नहीं है, और बिकती नहीं है तो क्या होता है, मंदी छा जाती है। ठीक है, तो भैया वो तो मंदी छा गई, तो यहां बोलता है एक और तो कीमत बढ़ रही है, मुद्रास्फीति जैसी व्यवस्था है, और एक और मंदी आ रही है, मतलब मुद्रा अपस्फीति जैसी भी व्यवस्था है। तो जब मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति दोनों एक साथ रहती तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। यह उस स्थिति का घोतक है जब अर्थव्यवस्था में एक और कीमतें बढ़ती है तथा दूसरी ओर आर्थिक विकास अवरुद्ध होकर अर्थव्यवस्था में निष्क्रियता और जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात इसमें आर्थिक क्रियाएं अथवा विकास में स्थिरता या स्फीति एक साथ मौजूद होती है। ठीक है, निस्पंदन स्थिति में मुद्रास्फीति, महंगाई, बेरोजगारी तथा उत्पादन में जड़ता साथ साथ विद्यमान है। एक और तो महंगाई है तो भैया उत्पादन होना चाहिए ना, पर नहीं हो रहा है, बेरोजगारी आ गया है, उत्पादन रुक गया है, मंदी छा रही है ना। सैमुअल्सन के शब्दों में निस्पंदन स्थिति एक नई बीमारी है जिसमें वस्तुओं के मूल्यों तथा मजदूरी की दरों में वृद्धि होती है, किंतु साथ साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है और उत्पादित किया हुआ माल बिकना कठिन हो जाता है। उत्पादित किया हुआ माल कब बिकना कठिन होता है, जब मंदी छाती है, और मुद्रास्फीति में तो मंदी छाएगी नहीं। पर वही चीज देख लो, एक ही साथ मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति दोनों, मुद्रा अविस्फीति दोनों एक साथ चल रही है। ठीक है, मतलब इसमें बोल रहा है कि भैया ये दो बीमारी है ना, मुद्रास्फीति, बढ़ी हुई कीमत, और क्या, मुद्रा संकुचन या अविस्फीति, मंदी, दोनों एक साथ चल रही है। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। चलिए दोस्तों, ये होप सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, और आपकी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए ये भी बहुत जरूरी है ना। ये सभी एग्जाम के लिए आपके काम आएगा,
और एनटीपीसी में तो इससे क्वेश्चन आएंगे ही। अब इससे भी क्वेश्चन आते हैं, 1,00,000% श्योर है। कौन सी पुस्तक कौन लिखा है? मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इकोनॉमिक्स के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, है ना, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, ठीक है। इन्होंने पुस्तक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कौन लिखा है? एडम स्मिथ, है ना। दूसरा फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस कौन? सैमुअल्सन। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है ये, आधुनिक, ये अर्थशास्त्र के जनक है, ये अर्थशास्त्र के जनक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये आधुनिक अर्थशास्त्र के, किसके? आधुनिक अर्थशास्त्र, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है कौन? सैमुअल्सन। कौन सी पुस्तक लिखे है? फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल, जॉन मार्शल, बहुत फेमस अर्थशास्त्री थे, इनका नाम याद रखना है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जॉन मार्शल। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, है ना, रॉबिन्सन, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, रॉबिन्सन। दास कैपिटल, इतना पूछा कि पूछो मत, कार्ल मार्क्स ने लिखी है दास कैपिटल, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, केन्ज ने लिखा है। किसने लिखा है? केन्ज ने। ये पूछा है रेलवे के एग्जाम में, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, केन्ज। उसके बाद द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसको लिखा है कीन्स। अब यहां पे देखिए दोस्तों, ये दोनों पुस्तक में आदमी कंफ्यूज होता है। द थ्योरी ऑफ बोलेगा तो केन्ज है, केन्ज है नाम, क्या? JM केन्ज। जर्नल थ्योरी बोलेगा तो कीन्स, जर्नल थ्योरी बोलेगा तो कीन्स। जब जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी कौन? कीन्स। और जब द थ्योरी ऑफ बोलेगा तो केन्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू पे फॉर वॉर कौन? कीन्स ने लिखा है, कई बार पूछता है। इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, फाउंडेशन ऑफ क्या? इकोनॉमिक एनालिसिस, दास कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हाउ टू पे फॉर वॉर, जर्नल मनी इंटरेस्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको याद होना चाहिए। वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र के जनक। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, है ना, सैमुअल्सन, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कौन? मार्शल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मार्शल है। नेचर रॉबिन्स का नेचर बहुत अच्छा है ना। कार्ल मार्क्स क्या था? दास था। और जर्नल थ्योरी कौन दिया है? थ्योरी कीन्स दिया है, जर्नल थ्योरी कीन्स दिया है। और हाउ टू पे फॉर वॉर, कीन्स। ये पुस्तक के नाम आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आज का सेशन था। इसमें हमने दो चीजों को पढ़ा, एक तो मुद्रास्फीति, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को पढ़ा है, और उसके बाद मांग और पूर्ति के नियम को भी पढ़ा है। गिफिन गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा सेशन काफी शानदार हुआ दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन? समझ में आया या नहीं आया? इसी तरह योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ अपनी तैयारी को पुख्ता रखिए। यकीन मानिए दोस्तों कि हम साथ मिलकर बहुत कुछ अच्छा करेंगे। बस कुछ ही चैप्टर बचे हैं इकोनॉमिक्स के, काफी अच्छा अभी चल रहा है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा आपको। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।